नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या बदलने जा रहा है, अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। महिलाओं को लेकर या गरीबों को लेकर या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनको लेकर किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही भारत में जो एविडेंस एक्ट है, उसमें जो भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है या जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इन सभी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और फाउंडर हैं हम्मुराबी एंड सोलोमन पार्टनर्स के। स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार आपका इस चर्चा में। तो आपसे सीधा सवाल डॉक्टर मनोज कुमार, भारतीय जो क्रिमिनल लॉज़ हैं, इंडियन क्रिमिनल लॉज़ हैं, आपराधिक कानून हैं, उनको लेकर क्या बदलने जा रहा है भारत में? अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी और अगर हम बात करें टेररिस्ट की, क्या उन पर अब लगाम कसी जाएगी? महिलाओं को सुरक्षा देने को लेकर किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं? और बहुत सारे जो बदलाव होने जा रहे हैं भारत की आपराधिक कानूनों में, उसके विषय में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएँ, डॉक्टर मनोज जी, कुमार। जी। इनफैक्ट ये जो 3 कानून आए हैं पार्लियामेंट्री कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद इनको बदला गया है और जी, सेकंड वर्जन में आए हैं और अब पार्लियामेंट से पारित भी हो चुके हैं। इनको मूल तौर पे देखा जाए तो 3 केंद्र बिंदु हैं इसके कानून के। जी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सिटीजन्स के लिए या जो आम आदमी है, उनके राइट्स को लेके एक तो कैसे सारा प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन का एक क्रिमिनल केस में जब भी कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर होता है, उसमें एफिशिएंसी कैसे आए, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अक्यूज्ड हो या विटनेस हो या कंप्लेनेंट हो, हर रूप में सबके राइट्स को सुरक्षित रखा गया, उनके जी, हितों को ध्यान में रख के बदलाव किया गया है और सारी प्रक्रिया पारदर्शिता की अंतर्गत हो, ट्रांसपेरेंट हो, सो एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एक टाइम बाउंड मैनर में हो। हर चीज का एक माइलस्टोन लगाया गया है ताकि 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन, 90 दिन में चार्जशीट और 30 दिन में जजमेंट वगैरह वगैरह। थोड़ी बहुत इसमें एक्सटेंशन हो सकता है कोर्ट के परमिशन से, बट लार्जली एक टाइम माइलस्टोन्स दिए गए हैं इसमें। और लास्ट में कि किसी भी आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आज जी, तक सबसे बड़ी एक बाधा रही है कि लोग कहते तो हैं कि हमें कुछ हुआ, हमारा कोई राइट्स वायलेट हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे जी, या पुलिस के पास जाएंगे, बट वो पुलिस के पास जाने से कतराते थे बिकॉज प्रोसेस जी। बहुत कम्बरसम था। हुँ, बहुत चीजें लिखी गई नहीं थी कानून में और ना लिखने की वजह से कहीं ना कहीं वो पुलिस डिपार्टमेंट या कुछ ऑफिशियल्स के उनके कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ अच्छे लोग हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो शायद उतने अच्छे लोग नहीं हैं उनके हाथ जी, लोग परेशान ज्यादा होते हैं। तो एक जो भय, डर, अनसर्टेनिटी जो रहती थी अभी तक लोगों के नजर में कि पुलिस तो भाई नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आपका कोई भी राइट वायलेट होता है जो जी, अ, जिसकी वजह किसी और का ऑफेंस है, किसी ने कोई ऑफेंस जी, कमिट किया आपके अगेंस्ट, तो आप क्यों नहीं जाएंगे पुलिस? आप जाएंगे और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की बहुत हाँ, उपयोगिता आ रही है इसमें। तो आप घर बैठे एक्सेस कीजिए और घर बैठे मॉनिटर कीजिए और जो डिजिटल रिकॉर्ड्स इस हुँ, प्रक्रिया में बनेंगे, उनको एविडेंस एक्ट में मान्यता दी जाएगी। तो एक तरीके से जो पूरा समय निकला है फ्रॉम 1860 टू 2023, और ये तो जायज़ बात है कि उस समय कॉलोनियल माइंडसेट के साथ ही कानून जी, बना था। तो जस्टिस देना प्रायोरिटी नहीं था, बट हुँ, जो हमारे पावर्स थे उस टाइम, उनकी उनको प्रोटेक्ट करना और लोगों पे राज करना, परेशान करना, जी, शायद उस तरह की कुछ लीगेसीज़ थी जो बहुत सालों से सेंचुरी से ऊपर चल गई यहाँ पे। वो सब कुछ को बिल्कुल एक नए परिवेश में लाके और एक आम आदमी को बिल्कुल सेंटर में फोकस में रख के कोशिश तो ये है। अब बाकी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कानून जब भी बनी है, खासकर जी, इधर कुछ 10 सालों में, तो अमेंडमेंट्स भी तुरंत-तुरंत से आए हैं।
हम हुँ, बैंकरप्सी ले लें, आर्बिट्रेशन ले लें, तो ये कानून है, कुछ कमी-बेशी इसमें एक्सपीरियंस में निकला तो आई एम श्योर उसको भी बदला जाएगा आगे चल के। चाहे वो कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन या आदेश आए या इसके इम्प्लीमेंटेशन में इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पुशबैक आए। बट कम से कम अभी जो सोच है, जो मूल आधार है इस इन तीनों कानूनों का, उनका तो यही है कि एफिशिएंसी लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी जी। लाई जाए और एक्सेसिबिलिटी लाई जाए। जी, एक्सेसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ताकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को किस तरह से और भी ज़्यादा सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है इन नए कानूनों में? अ, पहले जो इंडियन पीनल कोड की जो प्रोविजंस थी, जी, उसमें थोड़ी वेगनेस ज़्यादा थी काफ़ी प्रोविजंस को लेके। उसको क्लैरिटी दी गई है नए कानून में। किसी भी महिला का एक्सप्लॉइटेशन चाहे मैरिज के प्रॉमिस से हो या जी। जॉब ऑफर्स के प्रॉमिस से हो, किसी तरीके हुँ, से हुँ। लुभावना दे आइडेंटिटी बदल के भी करेक्ट। तो जी। आइडेंटिटी कंसीलिंग पहले कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से आया था, अब तो कानून में है। हुँ, बहुत तरह से ये रखा जा रहा है कि महिलाओं को एक तो उनकी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन हो, प्लस उन पे किसी तरह का दबाव जो अभी तक कानून नहीं देखता था, एक दबाव के तौर पे कानून में रिकॉग्नाइज नहीं था। उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली लॉ में लेके आए हैं और उसके साथ-साथ ये जो एक्सेसिबिलिटी की बेनिफिट एक आम आदमी की है, वो आम महिला को भी है। जी, तो आम महिला को भी अब पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाइए और उनके मर्ज़ी पे रहिए पुलिस स्टेशन में जो ऑफ़िशियल्स हैं कि जी, कंप्लेंट लिख नहीं एफआईआर रजिस्टर करें या जी, ना करें, इन्वेस्टिगेशन कब करें, किसके खिलाफ करें, कैसे करें। तो पारदर्शिता की बेनिफिट महिलाओं को भी उतना ही है जितना किसी भी आम इंसान को है। तो ये हुँ, सब मिला के आई थिंक महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा एक बदलाव है इस कानून में। जी। और अगर कोई महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है, तो ऐसी दशा में पुलिस को किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी होगी उसकी स्टेटमेंट की और किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको न्याय दिलाने का, उसमें पुलिस की क्या भूमिका रहेगी? क्या कहा गया है नए कानून में? पुलिस की पूरी प्रोसेस फ्रॉम द शुरू से जब से कंप्लेंट आता है जी, और चार्जशीट फाइल होने तक, उसके बाद ट्रायल होने तक और फिर जजमेंट आने में, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले तो समय सीमा बाँधी गई है। जी, और जो महिलाओं के खिलाफ जो कोई अत्याचार या उनके खिलाफ कोई ऑफ़ेंस हो उस पे भी लागू होगा। तो और इस पूरे प्रोसेस में एक जब भी फिज़िकल इंटरैक्शन किसी महिला के साथ है, तो जी, महिला कर्मी का प्रावधान रहेगा। और इसके अलावे जो भी कंप्लेनेंट्स हैं, महिला खासकर और कुछ खास ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ सर्वाइवर्स हैं किसी हीनियस क्राइम के या इस जी, तरह के, उसमें उनकी आइडेंटिटी को कंसील करने का प्रावधान है। किसी तरीके से उनकी रेपुटेशन को हार्म ना पहुँचे और उनको न्याय मिले। इनफैक्ट कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करने का उन्हें हर्जाना नहीं भुगतना पड़े जी, सोशल लेवल पे। उन सब चीज़ों का प्रावधान नए कानून में है और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि महिला हुँ, हो, अ, नाबालिग बच्चे हों जी, या बुज़ुर्ग हों या एक यूजुअल युवा हो या आम इंसान हो। ये जो एफिशिएंसी लाई जा रही है कानून में, ये सबको बेनिफिट मुहैया कराएगी। जो मैंने ब्रॉड लेवल पे 3 चीज़ें बताई आपको। जी, ट्रांसपेरेंसी जो प्रोसेस का रहेगा, उससे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, सुपरविज़न कोर्ट का बढ़ जाता है। एक बार सारी प्रोसेस सबके सामने रहेगी तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को जो किसी भी ऑफ़ेंस से इम्पैक्टेड है। जी। साथ ही अगर हम ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की बात करें या टेररिज़्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो उन पर नकेल कसने की दिशा में किस तरह से इस कानून में उन पर लगाम कसेगी? इस कानून में बहुत सारे नए ऑफेंसेस जोड़े गए हैं जिनमें आप जो बता रही हैं, हुँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मॉब लिंचिंग है, तो आतंकवाद है। आतंकवाद है, टेररिज्म है। तो जी, इन एक
पुराने कानून में इनके स्कोप में, डेफिनिशन में बहुत कमी थी। तो बहुत सारे कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्रोविजंस को देखना पड़ता था, चाहे टेम्पररी ऑर्डर जी। हो या हुँ, अ उस तरह के कॉज़िंग ग्रीवियस हर्ट हो, इस तरह के प्रोविजंस पे रिलाई करना पड़ता था। नए कानून में डायरेक्टली इनको डिफाइन किया गया है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यदि डेथ होता है तो उसका एक अलग पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट। यदि डेथ नहीं होता है तो उसका एक अलग है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ, और ये हमारा जो इवॉल्व किया है सोसाइटी पिछले 70-80 सालों में एज इंडिपेंडेंट इंडिया, ये चीजें सामने आई हैं, इसलिए इनके ऊपर कानून बनाना जरूरी है। सेडिशन को भी बदला गया है, सेडिशन को नए परिवेश में उसको लेके आ रहे हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी इम्पैक्ट ना हो, ऐसा कोई भी एक्शन जो इम्पैक्ट करता हो उस पे कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से पुराने सेडिशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए वो अपनी जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्री स्पीच, उसको प्रोटेक्ट करते हुए सिर्फ वहां पे एक लाइन खींची गई है जहां देश की इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी या यूनिटी पे इम्पैक्ट हो। तो उस उससे बहुत क्लियर रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना, उस पे ट्रायल करना, और लोगों के पास भी एक एवेन्यू रहेगा कि जो मैं कह रहा था या जो लोग कह रहे हैं वो सॉवरेनिटी को नहीं इम्पैक्ट करता है, यूनिटी को नहीं इम्पैक्ट करता है, सो ऑन एंड जी, सो फोर्थ। तो ये नए प्रोविजंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आज के दिन, बिकॉज़ मॉब लिंचिंग की बहुत केसेस आई हैं जी, कुछ साल में, जो टाइम टू टाइम सुनने को मिलता है। इतना ग्रेव इशू, और इसके ऊपर कानून नहीं थी हमारे पीनल कोड में। तो इस तरह के गैप्स काफ़ी भरे गए हैं, जो आने वाले समय में शायद इस तरह के क्राइम को रोकने में बहुत मदद करेंगी। लोगों के अंदर भय, डर, जो एक कानून का पर्पस होता है, पीनल कानून का, जी, कि खासकर कि आप ऐसे ऑफेंसेस करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस एक है, कानून है, इसलिए आप ना करें। तो इस शायद इस तरह के ऑफेंसेस को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी आने वाले समय में। जी। इसके साथ ही कम्युनिटी सर्विस की भी बात की गई है। 6 ऐसे अपराध होंगे जिनमें जो पनिशमेंट के तौर पे, सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा करनी होगी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? और इसकी क्या डिटेल्स हैं? नहीं, ये आप यदि ऑफेंसेस को अलग-अलग बास्केट में डालेंगे, जी, तो एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनैलिटी हुँ, अलग-अलग ऑफेंस में अलग-अलग होती है। जैसे डिफेमेशन ले लें आप, उन 6 में जी, से एक एग्ज़ाम्पल लेके हम हुँ, बात कर लेते हैं। हुँ, डिफेमेशन ले लें, अब डिफेमेशन में किसी के बारे में कुछ गलत कहना और उसको बदनाम करना पहले हुँ, भी था हुँ, कानून में, अभी भी है, जी, उसकी उसकी पनिशमेंट वगैरह में बदलाव आया है, कम्युनिटी सर्विस भी उसमें है एज़ अ सेंटेंस। तो जहाँ क्रिमिनैलिटी कम है, जहाँ सोशल इश्यूज़ ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, वहाँ रिफॉर्म का एजेंडा सेंटर पॉइंट पे आ जाता है कि हुँ, एक तो किसी को सुधार करने का मौका दें, और जी, सुधार करने में सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले, और हुँ, जस्टिस भी मिले, जिसके राइट्स को वायलेट किया गया है, जिसके रेपुटेशन को डैमेज किया गया है डिफेमेशन से, उनको भी जस्टिस मिले कि हाँ, डिफेमेशन होल्ड किया गया, जजमेंट आ गई, मैं लोगों के सामने कह सकता हूँ कि ये झूठ था खबर, और तो जस्टिस कंप्लेनेंट को भी मिलती है, जो अक्यूज्ड हैं उनको एक मौका मिलता है सुधरने का, और सोसाइटी को मौका मिलता है उनको सुधारने की प्रक्रिया में कुछ सोशल बेनिफिट का। तो अब कम्युनिटी सर्विस क्या होगी, ग्रेजुअली इस पे मेरे ख्याल से और जूरिस्प्रूडेंस आएगा आगे चल के। बट जहाँ भी क्रिमिनैलिटी का एलिमेंट कम है, उसके लिए तो बहुत वेलकम स्टेप है ये, और ये वैसे भी ये रहना चाहिए था बहुत पहले से। टाइम टू टाइम जी, कोर्ट्स ने डायरेक्शन दिए हैं, किसी को कार सेवा करने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, हुँ, झाड़ू लगाने के लिए, इक्का-दुक्का जजमेंट्स मिलते हैं ऐसे, जो कोर्ट्स करते थे अपने इन्हेरेंट पावर्स में। जी, हर एक हाई कोर्ट के रूल्स में इन्हेरेंट पावर्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का भी है, सब जगह है। तो हुँ, वो लोग इन्हेरेंट पावर्स में करते थे, या नॉर्मल
सीआरपीसी में भी सेशन कोर्ट्स करते थे। बट अब कानून में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा, तो रिफॉर्म्स के एजेंडा को कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे, और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। जी। साथ ही ऐसा दिख रहा है कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसको और साइंटिफिक और इनोवेटिव बनाने की कोशिश की गई है, फोरेंसिक को ऐड किया गया है। बिल्कुल। एक कोई फिगर है, डिटेल शायद आपने भी देखा होगा कि करीब 4.3 करोड़ केसेस जो पेंडिंग हैं सेशंस कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में, उनमें से 3.3 साढ़े 3 करोड़ लगभग क्रिमिनल केसेस हैं। और ये पेंडेंसी इसलिए है बिकॉज़ इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड है। कॉम्प्रोमाइज़्ड का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से किया गया है पुलिस के द्वारा किसी और ऑब्जेक्टिव से, बट सिंपली बिकॉज़ इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। बहुत जगह तो एविडेंस जुटाने से पहले ही सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो जो प्लेस ऑफ क्राइम हो वहाँ पे। इसलिए फोरेंसिक जो एक अभी तक बाहर के दायरे में था, उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के सेंटर पॉइंट पे लाके, और फोरेंसिक्स आपका डिजिटल फोरेंसिक्स भी है, ऑन साइट फोरेंसिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीपर रोल हो, और कानून में लाने की वजह से फोरेंसिक के प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो बाकायदा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करे एविडेंस गैदर करने के लिए। वो कंपल्सरी हो जाने के बाद केसेस की ऑटोमेटिकली डिस्पोजल बढ़ेगी, कन्विक्शंस बढ़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि नाजायज कन्विक्शंस होंगे, बट जो केसेस बिल्कुल पेंडिंग रहते हैं या कन्विक्शंस का बहुत लो रेट है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की वजह से और पुअर फोरेंसिक्स की प्रोसीडियर की वजह से, उसमें बहुत बदलाव आएगा, और कन्विक्शंस भी बढ़ेंगी और डिस्पोजल भी बढ़ेगी। और ये जो 3.5 करोड़ के आसपास की पेंडेंसी है, जो ऑलमोस्ट 75% पेंडिंग केसेस क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें बहुत कम करने में उसकी मदद मिलेगी, और आगे कम केसेस पेंडेंसी की तरफ जाएंगे, डिस्पोजल जल्दी होगी। जी। आपको क्या लगता है कि इन जो लीगल रिफॉर्म्स है, इससे हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो हमारे ये कानून में रिफॉर्म होने जा रहे हैं क्रिमिनल लॉज़ में, इससे जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो एक तरह से रीडिफाइन होगा, वो एक एम्पैथी ड्रिवन होगा और रिलेवेंट हो जाएगा? सो ये जो कमिटी बनी थी इस कानून को बनाने के लिए, जिन्होंने फरवरी में रिपोर्ट दी है, उनकी जो चार्टर थी, जो जी। ऑब्जेक्टिव्स थे, उन हुँ। ऑब्जेक्टिव का सेंटर पॉइंट था टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ चेंजिंग टाइम्स। जो अभी समय का बदलाव आया है हमारे सोसाइटल लेवल पे, उसके हिसाब से कानून में बदलाव की सलाह दे, और दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इम्बाइब करें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो पहले तो था ही नहीं, बिकॉज 1860 में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। उस समय तो कहीं और का ही जो भी था वो ब्रिटिश आउटलुक का था, एक कॉलोनियल आउटलुक का था। तो ये तीनों कानून को इस ध्यान में रख के किया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शन करे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसेस में चाहे कंप्लेनेंट की तरफ से हो, या विटनेस की तरफ से, अक्यूज की तरफ से, या और स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं, उनकी किसी की भी कोई भी राइट्स जो अदरवाइज पार्ट 3 में प्रोटेक्टेड हैं, वो क्षण भर के लिए भी वायलेट ना हो किसी भी प्रोसेस के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और इसको ध्यान में रख के ही सारा जो प्रोसीजर नागरिक संहिता में दिया गया है, जो जो सीआरपीसी का रिप्लेसमेंट है, उसमें पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन ध्यान में रखी गई है, और इसी के हिसाब से सारा कुछ स्ट्रक्चर किया हुआ है। ज़ीरो एफआईआर को लेकर क्या कहा गया है? स्पेसिफिकली अगर आप बता सकें, क्या कहीं भी अब किसी भी स्टेट में एफआईआर जो है वो फाइल की जा सकती है? किस तरह से ये पूरा सिस्टम होगा? यानी कि अगर कहीं क्राइम हुआ है एक जगह पर,
तो उस राज्य के किसी भी इलाके में एफआईआर फाइल की जा सकती है। पहले क्या सिस्टम था, अब क्या बदलाव आए हैं? पहले का ये सिस्टम था कि प्लेस ऑफ क्राइम जहाँ क्राइम अकर होता है जी, अ, सिर्फ वहीं पे उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही एफआईआर रजिस्टर होगा। इसके अलावा एक ज़ीरो एफआईआर का एक प्रोसेस था पहले जो बहुत ही इमरजेंट सिचुएशंस में यदि कोई कंप्लेनेंट नहीं पहुंच सकता है किसी कारण से या टाइम बहुत एसेंशियल है कि हाथ के हाथ ही एफआईआर करनी है, तो कोई भी दूसरा पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर उसकी कॉग्निजेंस लेके एक उसको उसको संज्ञान में लेके एफआईआर बना के बट वो तुरंत उनको भेजना पड़ता था मेन पुलिस स्टेशन में ताकि आगे की कार्रवाई वो करे। अभी जो बदलाव आ रहे नए कानून में जो आएगा वो है कि इंफॉर्मेशन लेवल पे आपका जगह से कोई लेना देना नहीं। अव्वल पहले तो आप ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं और कंप्लेंट करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो उसी से काफी कुछ स्टेट्स में तो ऑलरेडी आ चुका है। आप दिल्ली की बात करें तो काफी पहले जी, से प्रक्रिया एक ऑनलाइन चलती आ रही है। बट अब चूंकि मेन कानून में रहेगा तो पूरे देश भर में हर एक राज्य सरकार को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा अपने पुलिस फंक्शनिंग के अराउंड ताकि कहीं से भी कोई भी इमीडिएट इनिशियल जो इंफॉर्मेशन होता है एफआईआर इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक्चुअली सो उसको जी। हम बहुत बहुत टेक्निकल वे में एफआईआर करते हैं जस्ट इंफॉर्मेटरी और जहाँ हुँ, पे कोई आगे नहीं आता है तो कई बार हुँ, कई केस में पुलिस ऑफिसर खुद ही इंफॉर्मेंट बन जाते हैं और एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो ये पहले की जो इतना हार्ड एंड फास्ट वो स्ट्रक्चर था कि जहाँ क्राइम हुआ है सिर्फ वहीं के पुलिस स्टेशन में होगा, उसका वैसे भी कोई औचित्य नहीं था बिकॉज़ कहीं भी क्राइम होना मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होना। तो जी, इसीलिए पूरी जूरिस्प्रूडेंस क्रिमिनोलॉजी की अलग है और उसको हुँ, केस जो फाइल होता है वो वर्सेस स्टेट होता है। बनाम स्टेट होता है, जो भी अक्यूज़ रहता हुँ, है उसका। तो इसमें तो पहले भी कोई औचित्य नहीं था, ये तो बहुत वेलकम स्टेप है। कि आप इंफॉर्मेटरी लेवल पे आप कहीं भी आप फाइल करें। हाँ, इन्वेस्टिगेशन और आगे की प्रक्रिया चूँकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाँधी गई है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि वो टाइम बाउंड मैनर में करें, तो इन्फॉर्मेशन के बाद की प्रक्रिया वो लोकल पुलिस स्टेशन में ही होगा जहाँ पे क्राइम अकर हुआ है। वही इन्वेस्टिगेट करेंगे और आगे वही चार्जशीट फाइल करेंगे और उसके बाद ट्रायल फिर उसी ज्यूरिसडिक्शन का जो सेशंस कोर्ट होगा या मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होगा, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सिस्टम है और फिर वो जो एक टाइम बाउंड है 30 दिन के अंदर वो अपना जजमेंट पास करेंगे। हुँ, तो ये तो ओवरड्यू था। ज़ीरो एफआईआर एक एक्सेप्शन की तरह यूज़ होता था, बट अब तो टेक्नोलॉजी के यूज़ में आते ही जितनी हर कुछ अब आपके फ़ोन में है, ऑनलाइन है, तो ये अब बहुत आसान हो जाएगा आगे चल के। जी। डॉक्टर्स की बात करें हम अगर, तो मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में डॉक्टर्स के लिए क्या कहा गया है? मेडिकल नेग्लिजेंस की पहले भी प्रोविज़न थी जी, आईपीसी में। उसमें जो इम्प्रिज़नमेंट था, पनिशमेंट था, वो 2 साल का था। जी, नए कानून में 2 बदलाव आए हैं। एक तो ये 2 जी, साल और दूसरा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह यदि अक्यूज़्ड एक डॉक्टर पाया जाता है, तो उस केस में वो घटा के 2 साल ही रहेगा। ये एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है बिकॉज़ ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का इश्यू हो सकता है, एरर ऑफ जजमेंट का इश्यू हो सकता है और डॉक्टर के ऊपर आप बहुत बड़ा एक सेंटेंस का वज़न डाल देंगे कि उनके डायग्नोसिस में कुछ गलती हो गई तो वो जेल जाएँगे और सीधे 5 साल के लिए जाएँगे। तो शायद वो एबिलिटी टू टेक अ कॉल है या एबिलिटी टू टेक अ जजमेंट अपने एनालिसिस में मेडिकल एनालिसिस में और ट्रीटमेंट में उस पे शायद बहुत बड़ा बाधा हो सकता है। इसलिए जहाँ भी अक्यूज्ड डॉक्टर की वजह से कोई नेग्लिजेंस हुई है और डॉक्टर के ऊपर सेंटेंस पास करना है तो वहाँ वो घट के 2 साल हो जाएगा। बाकी और किसी भी वजह से यदि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है हॉस्पिटल के मिसकंडक्ट से या किसी जी। और कारण से, तो उसमें 5 साल रहेगा।
जी। हमारे कई दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, आप सीनियर एडवोकेट हैं और आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या ये जो नए कानून होंगे ये सिटिज़न प्रो सिटिज़न होंगे या इनसे जो है इनका क्या इम्पैक्ट होगा अ, जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनके अधिकारों पर या जो जो जुडिशियल सिस्टम है अ, अगर कुछ खास मेजर जो इसके प्रोविज़न्स हैं उसको आप हमें बताना चाहें? जो आम नागरिक हैं हमारे उनमें महिलाएँ हैं, नाबालिग बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जी। और आम नागरिक हैं, सब लोग हैं। इन सब के लिए जो ये तीनों कानून आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया कि इन सबका राइट्स चाहे वो अक्यूज़्ड हों या वो विटनेस हों या वो कंप्लेनेंट हों, किसी भी रूप में उनका यदि इंटरैक्शन होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, तो हर रूप में उनके राइट्स को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने की प्रावधान है। और एक तरीके से देखा जाए तो तीनों कानूनों का केंद्र बिंदु आम आदमी है कि जो कंप्लेनेंट है उसको न्याय मिले, जो अक्यूज्ड हो उसको अपॉर्च्युनिटी मिले अपनी सफाई देने की और टाइम बाउंड वे में ट्रायल हो, टेक्नोलॉजी परमिटेड हो, यूज़ करना एफिशिएंसी के तौर पे जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है फोरेंसिक्स की हमने बात की, डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात की, टाइम बाउंड डिस्पोजल की बात की, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड चार्जशीट की फाइलिंग हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, टाइम बाउंड जजमेंट हो, टाइमली डिस्पोजल हो। तो अक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी और कंप्लेनेंट के पर्सपेक्टिव से भी और विटनेस के राइट्स हर तरीके से सुरक्षित हो, चाहे उनको सिक्योरिटी देने की बात हो या उनकी एनोनिमिटी की बात हो, केस टू केस बेसिस पे जैसा प्रोविजन है, जैसा ऑफेंस है। तो ये आम आदमी को केंद्र में रख के बिल्कुल सेंटर में रख के ही तीनों कानून जैसा अभी निकल के आया है, जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, ये कानून के सेंटर में बिल्कुल एक आम आदमी ही है। और ये नए भारत में और 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद 75 साल अब जाके बन रहा है। इसको तो बहुत पहले मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ-साथ ये तीनों कानून बदल देने चाहिए थे उस समय ताकि जो कॉलोनियल आउटलुक था तीनों कानूनों में, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट में कॉलोनियल आउटलुक को तब के तभी निकाल के हटा देना चाहिए था। तो देर आए दुरुस्त आए। ये आम आदमी के लिए तो बिल्कुल हित की बात है ये तीनों कानूनों में। जी। साथ ही चाहे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात करें तो और चाहे हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो ये हम सुनने में आया कि जो ऑर्डर है क्राइम्स का उसको भी बदला गया है। उसमें किस तरह के बदलाव हैं? उसके बारे में अगर हम बता पाएँ आप हमें? तो पहले आईपीसी में 511 प्रोविजंस थे। जी, उसको घटा के 356 किए गए हैं। बहुत जी। जगह डुप्लीकेशंस थी तो उनको मर्ज की हुँ, गई है, कुछ को ऑफेंसेस को हटाया गया है बिल्कुल, कुछ नए ऐड हुए हैं। और जो ऑर्डरिंग की बात है कानून की नज़र में आपका जो जैसे पुराने कानून में भी डिफेमेशन 500 समथिंग में था पीछे 505 कुछ। तो जी, आपके नंबर से उसकी ग्रेडिंग या उसकी वैलिडिटी या उसकी इम्पोर्टेंस को आंका नहीं जा सकता है। एज़ लॉन्ग एज़ एक ऑफेंस है न्याय संहिता में, पीनल कोड में, वो ऑफेंस है, वो इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है और उसकी चाहे उसका नंबरिंग कुछ भी हो, उसका रीअरेंजमेंट की बहुत वजह होती है। रीअरेंजमेंट के अलग-अलग चैप्टर्स बनाए जाते हैं, जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एक अलग किया जाता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज को अलग किया जाता है, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो ये चैप्टर्स बनते हैं। उससे क्या होता है कि जितने ऑफेंसेस उस कैटेगरी के हैं या रिलेटेड हैं, उनको अलग-अलग चैप्टर्स में लगाया जाता है। बट उससे उसकी इम्पोर्टेंस या वैलिडिटी से बिल्कुल भी कोई लेना-देना नहीं है। इसको बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में पहले तो 511 को घटा के 356 किया गया है, ताकि जी। एक आम आदमी भी बैठ के उस कानून की किताब को पलटे, तो उसको हुँ, बिल्कुल सरलता से सरल भाषा में, आज के भाषा में 1860 के भाषा में नहीं और कोई कॉलोनियल ब्रिटिश भाषा में नहीं, हमारे इंडियन भाषा में जो हम जिस भाषा के हम आदी हैं,
उस भाषा में इसको पढ़ के वो समझ सकें। और इसके साथ-साथ जो मल्टी ट्रैक और काम लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री कर रही है, जो बहुत एग्रेसिव स्टेज पे है कि सारे कानूनों को हर एक लोकल लैंग्वेज में मुहैया कराई जाए देश भर में। कोर्ट की जजमेंट्स भी और कानून भी। तो ये एक तो सरलता वैसे ही उसकी ड्राफ्टिंग में और शैली में आ गई है, और उसके बाद इसको लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो कानून में और कोर्ट की नज़र में माना जाएगा वो ट्रांसलेशन को, ताकि कोई भी कहीं भी बैठ के उसको एक वकील की भी ज़रूरत ना पड़े। वो खुद ही बैठ के और देख के किसी भी प्रोविज़न को वो समझ सकें कि ये ऑफ़ेंस का मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, इसकी पनिशमेंट क्या है, और कंप्लेन करने पे कैसे-कैसे किस स्टेज पे जो 180 दिन का ओवरऑल प्रावधान है, उस प्रोसेस को पार करके वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो बिल्कुल अपने केस को डिस्पोज़ल होते हुए देख सकते हैं। तो यही मोर और लेस सिम्प्लिफिकेशन का अटेम्प्ट है। जी। अम, भारत के जो ये आपराधिक कानून हैं, नए कानून, इनको एक तरह से वाटरशेड मोमेंट कहा जा रहा है। बतौर वकील, क्या आप भी ऐसा मानते हो और आपको कौन-कौन से ऐसे इसके जो प्रोविज़न्स हैं, जो आपको लग रहा है कि बहुत सराहनीय बदलाव हैं ये? काफ़ी कुछ तो हमारा बिल्डअप हुआ था, कोर्ट केसेस को लेके जजमेंट्स बहुत सारे आए थे पहले। जी, उसमें उसको ध्यान में रख के वाटरशेड तो वैसे भी है ये नए कानून, बिकॉज़ जैसा मैंने बताया एक बिल्कुल कॉलोनियल इम्प्रिंट को हटाया गया है। आज के परिवेश में ड्राफ्टिंग की गई है इसकी, और आज के हिसाब से जो ऑफेंसेस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हैं कि हमें ध्यान रखना है, उनको लाया गया है। इसके अलावा जजमेंट्स जो टाइम टू टाइम आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी ध्यान में रख के एडल्टरी फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें उसको डिक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। कुछ ऑफेंस अननेचुरल सेक्स में कंसेंटिंग एडल्ट्स का अलाउ कर दिया गया है इन व्यू ऑफ जी। एनवीटी जजमेंट्स जो आई थी। हुँ, तो हर हर तरीके से इसको लीगल टर्म में एक अप टू स्पीड कहते हैं कि आज 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 के समय तक का बिल्कुल उसको रेलेवेंट बना देना। तो ये अटेम्प्ट है कि हमारा क्रिमिनल लॉज और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अप टू स्पीड लेके आए। 2023 की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, नई जनरेशन की, नई यूथ की, ओल्ड एज लोगों की जो आज के दिन हैं, महिलाओं की, बच्चों की, सबके राइट्स को जो राइट्स जरूरी है प्रोटेक्ट करने। तो डेफिनेटली एक वाटरशेड मोमेंट है। जैसे मैंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया था, मेरे ख्याल से हम बहुत पीछे रह गए, शायद ये तभी होना चाहिए था इसको, बिकॉज़ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 में इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ सुपीरियर ऑब्लिगेशन बना दिया कि सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेंगे। और वहीं पे जी, क्रिमिनल लॉज जो हमारे थे, जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते थे, या लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता था, वो कंटिन्यू कर गया इतने सालों तक। ये तो बहुत ही एक एक तरीके से ये तभी हो जाना चाहिए था। बिल्कुल एक वाटरशेड मोमेंट है ये कानून जो आए हैं अभी। डॉक्टर मनोज, आपने विदेशों के भी कानून पढ़े होंगे, उन्हें समझा होगा, आपने विदेशों में भी पढ़ाई की है। तो जो विदेशों में जो हमारे विकसित देश है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और जो वहाँ के क्रिमिनल लॉज़ हैं, अगर उससे आप कंपैरिज़न करें, तो अभी नए कानून को आप कहाँ देखते हैं? विदेशों में कुछ तो आपने नाम लिए, और भी यूरोप में भी और बहुत सारे देश हैं। हुँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने का, उससे ये दिखा है कि बहुत उनकी ऑफेंसेस या कोड्स बहुत संक्षिप्त और सरल होते हैं। ऑफेंसेस की डेफिनेशन बहुत सरल होते हैं, जो इस बार अभी अटेम्प्ट किया गया है, जी, जो कानून बने हैं। और दूसरा ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की एफिशिएंसी बहुत अलग लेवल पे है। सो डिस्पोज़ल जल्दी हो जाता है, जजमेंट्स तुरंत हो जाते हैं। अभी हमने कुछ अमेरिका के बारे में पढ़ा कि हमारे कुछ इंसिडेंट्स हुए, अलग फैक्ट्स हैं, बट तुरंत से वो जजमेंट भी आ गया। हमारे बात करते-करते ही कनाडा से इश्यू शुरू हुआ, और कुछ एक एलिगेशंस आए, काउंटर एलिगेशंस आए, ट्रायल हुआ, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और जजमेंट आ गया। नाउ ये एफिशिएंसी दर्शाता है वहाँ के सिस्टम्स का, और वो एफिशिएंसी इसलिए हो पाता है बिकॉज़
बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, जब से फर्स्ट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटरी जब आती है, वहाँ से लेके और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बीच का जो प्रोसेस है, बहुत एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, जी, टाइम वाइज़ अकाउंटेबल है और सरल है। और सरलता की वजह से लीगल चैलेंजेस में नहीं जा पाता है। कोई वकील इमेजिनरी सिनेरियोज़ खड़ा करके उस पे स्टे लेना, कोर्ट की इंटरफेरेंस लेना, बार-बार किसी मैटर को कोर्ट ले जाना, ये सब जी, चीज़ें कम हो पाती है वहाँ पे। कोर्ट की भी इंटरफेरेंस कम होती है। इस सिर्फ जो राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात है, वहीं तक कोर्ट इंटरफेयर करता है, अदरवाइज़ कोर्ट नहीं इंटरफेयर करता है। वो सारी चीज़ें हम हमारे यहाँ जो अब जो कानून आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को बिल्ड इन करने की कोशिश हुई है। अभी तक की जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स थी, चाहे वो प्रोसीडियर को लेके हो, चाहे वो फोरेंसिक्स को लेके हो, चाहे वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस को लेके हो, उन जी, सबको ध्यान में रख के इनकॉर्पोरेट किया गया है। भाषा में सरलता लाने की बहुत कोशिश की गई है। जो कमिटी भी थी वो एकेडमिशियंस थे और जजेस थे। तो बिल्कुल अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा के सरलता से वो ऑफेंसेस को डाले हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटी के स्टेज पे भी जो इनपुट्स आए, जो जायज़ समझ में आया कि हाँ, ज़रूरी है चेंजेस, तो बिल्कुल तुरंत विथड्रॉ करके एक नया लाने में क्षण भर भी नहीं लगा डिसाइड करने में। तो ये जो कानून हमारा बना है, ये फ्यूचरिस्टिक है और बाकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स में, जी। उनको ध्यान में रख के उनको इंडिया में भी, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी इम्बाइब करने की कोशिश की गई है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार, विस्तार से इन तीनों नए कानून पर हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों से ये जानकारी साझा करने के लिए। और क्योंकि जो जब कानून की बात आती है तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत आसान भाषा में बताए गए हैं, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इन सभी तीनों कानूनों पर आपसे अलग-अलग चर्चा करें और विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें इनके जो बारीक पहलू हैं। तो आपके पास जब भी समय होगा हम आपसे समय ज़रूर लेंगे और डिटेल में हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन्हें इसके बारीक पहलू इन तीनों कानूनों के बारीक पहलू प समझाने की कोशिश करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपने बिज़ी शेड्यूल से समय निकालने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारी चर्चा जो 3 नए क्रिमिनल लॉज़ हैं उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस पर हमने आपको बताया कि किस तरह के बदलाव आ रहे हैं भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें महिलाओं को या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको किस तरह से सुरक्षा देने की कोशिश की गई है और किस तरह से जो है टेक्नोलॉजी है या इनोवेशन है या फॉरेंसिक है उसको शामिल करने की कोशिश की गई है पूरे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में साथ ही जो टेररिस्ट है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उन पर लगाम कसने की किस तरह से कोशिश की गई है और जो ब्रिटिश राज में जिस तरह के कानून बने थे उनको में एक बड़ा सुधार भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा सुधार लाने की कोशिश की गई है जो कि कॉलोनियल एरा के जो कानून थे उनमें उनको बदलने की कोशिश की गई है इस नए कानूनों के ज़रिए। तो इसके काफ़ी डिटेल्स हैं, इसके कई बारीक पहलू हैं जिस पर हम आगे के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर करना, इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे आगे भी जितने कार्यक्रम होंगे, उससे जुड़ने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम को देखने के लिए और हमसे लाइव जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।